कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। और इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक बेहतरीन बात और विचार को कविता का रूप दिया है किस तरीके से कवि ने। और कविता बनाने में आपने देखा होता और तोता का किस तरीके से मेल बनाया है कवि ने और शब्दों के साथ खेल कर एक कविता रचती है। रघुवीर सहाय जी की है, अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता और तोता होता। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में। शमशेर बहादुर सिंह। अब यहाँ पर कविता जो है थोड़ी बेजोड़ है, लेकिन यहाँ पर जो गीत और लयात्मकता बनी हुई है वो थोड़ा लंबे वाक्यों के साथ बनी हुई है। तो ये यहाँ पर कविता रचने का एक और तरीका है और उसका उदाहरण है ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता की रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। यानी कविता रचने में शब्द, अर्थ और लय के खेल के साथ ही कविता को रचा जाता है। जहाँ शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी जो है वो शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। यानी कि शब्दों को किस क्रम में रखा जाए जो आपके विचारों को भी सही तरीके से पेश करे और शब्दों के मेल और जोड़ को ऐसे बनाए जिससे कि कविता में लय बन सके। उदाहरण के लिए धूमिल की एक कविता मोचीराम की कुछ कविता लेते हैं, कुछ पंक्तियां लेते हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। अब आप देख सकते हैं आखिर में जो पड़ती है, जाती है, उभरती है, गड़ती है, ये कविता की लय को बनाने में मदद कर रहा है और साथ ही शब्दों का चयन और विचारों को प्रकट करने का तरीका भी बेजोड़ है कि चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ जाती है। तो ये एक गहन विचार को भी साथ में पेश कर रही है, लयात्मकता भी बनी हुई है और शब्दों का प्रयोग ऐसा हुआ है जो गहन अर्थ दे रहे हैं। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। यानी इनकी संरचना को, यानी इसके लिखने के तरीके को और शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए तो अब ये कविता जो है बदल देने पर अर्थ भी बदल देगा। तो शब्द और अर्थ और वाक्यों का निर्माण और उसकी व्यवस्था कैसी है वो भी कविता में बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो कविता लिखित रूप में दिख रही है वो एक अर्थ दे रही है, साथ ही गहन अर्थ भी छुपा हुआ भी है। चोट जब पेशे पर पड़ती है, पेशा यानी जो आप जिसके माध्यम से आप जीविका कमाते हैं, अगर उस पर चोट पड़ती है यानी आप जो कर रहे हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो रही, उसका उतना मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो वो पेशे पर चोट पड़ने जैसा होता है और कहीं ना कहीं एक चोर कील फिर दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ जाती है। जिस तरीके से मोचीराम कविता है इसमें किस तरीके से एक मोची के विषय में जानकारी दी गई है। जूता सिलाई में वो चोर कील जब अगर दबी रह जाती है तो मौका पाकर जिस तरीके से पैरों में चुभती है, उसी तरीके से पेशे पर जब चोट पड़ती है तो वो भी एक गहन प्रभाव डालती है पेशेवर पर। पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है अंगुली में।
इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है, पेशे की चोट पर कम। जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल दिया गया है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचें कि क्या वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व है। यानी वाक्य संरचना भी कविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरीके से कविता में हमने देखा, जब हमने ये कविता पढ़ी, कविता को बदलते हुए पढ़ा, तो हमने देखा जो व्यक्ति की बाहरी चोट होती है उस पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। लेकिन जब कविता अपने एक्चुअल फॉर्म में जो है, वास्तविक रूप में जो है, वो बाहरी चोट के साथ साथ पेशे पर पड़ने वाली चोट का भी अर्थ दे रही है। तो ये होता है, वाक्य क्रम व्यवस्था का भी प्रभाव कविता में बहुत होता है। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है और पेशे की चोट पर कम। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक हथौड़े की चोट रखता है। इसी के लिए शब्दों का प्रयोग विचारों को प्रकट करने के साथ साथ और वाक्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए, क्योंकि इनके फेरबदल से वाक्य निर्माण और व्यवस्था में बदलाव होने से आपके विचार जो हैं वो अलग तरीके से भी पेश हो सकते हैं। बिंब और छंद की बारी आती है। अब कविता में अभी तक हमने पढ़ा कि शब्द कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शब्दों का भंडार, उनका अर्थ, व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, वाक्य की उसमें लय कैसे होनी चाहिए, गीतात्मकता कैसी होनी चाहिए, वो कितनी ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे बिंब और छंद की महत्वता कितनी होती है कविता में। बिंब और छंद आंतरिक लय होते हैं ये कविता के। बिंब जो कि आप दृश्य सामने लाना चाहते हैं, उसको इस तरीके से लिख कर प्रस्तुत करना कि पढ़ने वाला उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस करे। अगर आप दृश्य बिंब दे रहे हैं तो उसे देख कर महसूस करने की क्षमता आ जाए। सुनने वाली बिंब को आप ला रहे हैं अपनी कविता में तो उसे सुन सकने के ने लायक कविता लगे। और छंद जो कि कविता रचना का एक तरीका है, ये इसीलिए कविता के आंतरिक लय बोले जा रहे हैं। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। इंद्रियों से यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो उसे महसूस करेंगी, ना कि देखने, पढ़ने, सुनने के लिए है। बिंब जो है, कविता को हम पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि अगर कवि प्राकृतिक परिवेश को दिखाने की कोशिश कर रहा है तो हम महसूस करेंगे कि हम किसी प्रकृति का जो वर्णन प्रस्तुत कर रहा है कवि, उसे देख पा रहे हैं, उसमें हम मौजूद हैं। सुनने से संबंधित किसी गीत के विषय में बता रहा है, गीत ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जो सुनने में अच्छा लगे तो उसी में कानों में वो मिठास घुल जाए। तो ये बिंब जो है वो इंद्रियों को महसूस कराते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन जो है वो इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। यानी कविता को पढ़कर अगर हमें कुछ याद आने लगे, वही बिंब है जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसे कविता को पढ़ते हुए महसूस करने लगें। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य अति अंतर रोदन। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफ़ेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफ़ेद वस्त्र एकाकार यानी एक जैसे हो जाते हुए बिंब हमें समझ में आएंगे। यानी इस कविता को पढ़ने से दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जो कि कविता अपने के माध्यम से कवि अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। एक सफ़ेद बगुलों का चित्र, दूसरा वो औरतें जो विधवा हैं अपने सफ़ेद वस्त्रों में दिख रही हैं। तो ये बिंब है जो कि इंद्रियों के द्वारा महसूस हो जाती हैं। पढ़ने से वो चीज़ दिमाग में घूमने लग जाती है, वो चित्र दिमाग में घूमने लगता है।
सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है। सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावाद के बड़े कवि हैं और उनका जो कविता के प्रति विचार है वो ये है कि वो चित्र भाषा पर बल देते हैं। चित्र भाषा यानी ऐसी भाषा जो चित्र प्रस्तुत कर दे, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कविता की रचना ऐसे हो कि मन में उसका चित्र घूमने लगे तो वो कविता और भी प्रभावी हो जाती है, यानी लोगों को अपनी ओर और ज़्यादा आकर्षित करती है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य मतलब जो समझ में आते हैं होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और फिर श्रव्य यानी जो सुनने वाले हैं बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं यानी अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए किसी विचारक ने ये कहा था कि कविता एक ऐसी चीज़ है जिसे 5 इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों यानी स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण यानी सूंघने, श्रवण यानी सुनने रूपी 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। यानी एक विचारक ने कहा है, एक विद्वान ने कहा है, कविता एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर महसूस होती है, और अगर वो महसूस होने लगे कविता तो वो सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाली कविता मानी जा सकती है। जिस कवि में जितनी बड़ी इंद्रिय पकड़ होती है वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। यानी कोई भी कवि बड़ा हो सकता है अगर वो पाठक की इंद्रियों को कविता को समझते हुए उसमें शामिल कर ले। यानी आप कविता पढ़ रहे हैं और आपकी जो इंद्रियां हैं वो स्पर्श महसूस करने लगे, स्वाद महसूस करने लगे, दृश्य महसूस करने लगे, घ्राण और श्रवण को महसूस करने लगे, तो आप एक पहुँचे हुए कवि माने जा सकते हैं। छंद, आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। यानी छंद भी कविता के लिए बहुत जरूरी है। छंद के माध्यम से भी कविता की एक पहचान तैयार होती है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है नामक कविता को देखें। यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद ना होकर भी संगीतात्मक और लयात्मकता है। इसी तरह धूमिल की कविता मोचीराम में ऊपर ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता के उपर्युक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। यानी यहाँ पर कविता को बनाने में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, घटक यानी तत्व, एलिमेंट्स जिसे कहते हैं, वो सब परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं, उन्हीं से वो कविता चलती है। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल और उसके बाद। परिवेश जो है माहौल यानी गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब आप कविता को पढ़ेंगे और आपके सामने वो सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी, और वो सारी चीज़ें महसूस कराने में कवि जो है वो सक्षम हो जाता है। इसलिए ये कविता लोगों को पसंद आती है। कविता लोगों को स्वयं से जोड़ती है, और कवि जो है उसके विचार, उसकी कविता और उसकी कौशलता जो है लोगों को प्रभावित करती है। देखते हैं कविता। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब अगर आपको कविता का अर्थ ना भी समझ में आ रहा हो तो पंक्तियाँ पढ़ने पर कुछ चीज़ें जो हैं वो जो कि आप आम जीवन से संबंधित हैं वो महसूस कर पाएंगे आपको, और वो उसका बिंब जो है आपके दिमाग पर एक चित्र तैयार करेगा, और वही बिंब है।
और वही इंद्रियों को महसूस कराने में कामयाब भी होता है। जैसे कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, अब आपके सामने चूल्हे का चित्र आएगा। चक्की रही उदास, चक्की का भी चित्र आएगा। फिर कई दिनों तक लगी भीत पर, भीत यानी कि दीवार पर छिपकलियों की गश्त और दीवारों पर चलती छिपकलियों को का एक चित्र आना। फिर चूहों का घर में इधर उधर होना, दाने आए घर के अंदर। इसको पढ़कर ये महसूस हुआ कि गरीबी के वक्त में दाना आया घर में तो किस तरीके का माहौल हुआ, ये चित्र आपके दिमाग में चलेगा। फिर धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चूल्हा जलने के बाद किस तरीके से धुआं उठता है उसका चित्र आपके दिमाग पर बनेगा। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और फिर वो खुशी जब कई दिनों के बाद आपकी मन की चीज़ें और आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो वो खुशी आपको महसूस होगी। कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तो इस तरीके से कवि जो है वो पाठक को अपनी कविता से जोड़ लेता है, बिंब के माध्यम से उसकी इंद्रियों को कविता से जोड़ सकने में सक्षम हो सका है उसका कौशल। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में आई चमक और कौओं के द्वारा पंखों का खुजलाया जाना। गांव के परिवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पाँख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जहाँ किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दें तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दें। कई शब्द एक एक दिन की अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है, जो बहुत के द्वारा संभव नहीं था। आप देखेंगे कि इस कविता में एक साथ ठेठ, गंवई शब्दों के साथ शिकस्त, गश्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग भी सहज परिवेश देता है। ध्यान देने की बात यह है कि यही कवि जब बादल को घिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति यानी प्रकृति की विशालता, भव्य हिमालय का सौंदर्य वर्णन करता है तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। यानी कवि ने परिवेश यानी माहौल को तो व्यक्त कर दिया, लेकिन साथ ही वो भावों से भी जुड़ गया, जिससे कविता जो है हमारे मन मस्तिष्क पर चलती है। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है, हवा में सुगंध की तरह। जिस तरीके से हवा में सुगंध यानी खुशबू मिली होती है, वैसे ही कवि जो है उसकी वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली हुई है, यानी समाज के विषय में वो सोच रहे हैं और समाज के विषय में सोचते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की है बहुत ही सहज यानी आसानी से। कुछ कुछ निराला की सरोज स्मृति की तरह घनघोर, निजी और उतनी ही सामाजिक उसे वह भाषा में बरतता है। जिस तरीके से सरोज स्मृति में कवि किस तरीके से समाज द्वारा बनाए गए नियमों में उलझा हुआ है, परेशान है, और साथ ही अपनी बेटी को याद करते हुए वो किस तरीके से दुखी हैं, तो वहाँ पे उनकी व्यक्तिगत जो कहानी है वो भी सामने आती है और साथ में सामाजिकता भी देखने को मिलती है उस कविता में। तो वो हमें देखने को मिलती है, इसे वह भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि यह बर्ताव की ही कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है, यानी इन्हीं चीज़ों को जब व्यक्त करने की क्षमता किसी में होती है तो यही प्रतिभा कहलाती है, और फिर वो सृजनात्मक रूप लेकर कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। अब कविता के प्रमुख घटक क्या हैं, क्या जरूरी है कविता को लिखने बनाने में। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप काम चलाओ या आम बोलचाल की भाषा भर का ही ज्ञान भाषा से संबंधित हो आपके पास और आप कविता रचने लगेंगे। भाषा से संबंधित सभी जानकारी, व्याकरण, भाषा भंडार और भाषा में शब्दों का जो भंडार है वो उसका अर्थ आपको बेहतरीन तरीके से ये भी ज्ञान होना चाहिए। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो पर संरचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे, यानी जो वाक्य विन्यास है वो घुमा फिराकर कितने तरीकों से तैयार किया जा सकता है, उसको अपने
वास्तविक अर्थ के साथ पेश करते हुए ये कौशल भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप भाषा का गहन अध्ययन करेंगे तो ये खूबी भी स्वयं आएगी और कुछ गहन अध्ययन पर भी आती है। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों का प्रयोग भी भरपूर आना चाहिए। यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का जो खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है। यानी फिर जो कविता लिखने की जो तरीके होते हैं उन्हीं को शैली कहा जाता है। जिसे हम अपनी पाठ्यपुस्तक में शामिल जो कविताएं हैं आप देखेंगे, भाषा सौंदर्य बताया जाता है, भाषा शैली कैसी है वो बताया जाता है। बताते हैं कि कवि ने कविता में सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा का प्रयोग हुआ है, चौपाई का। तो ये शैली है, शैली यानी तरीका। तो कविता जिस तरीके से लिख कर आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो तरीका क्या है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए बहुत जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है, यानी छंदों के बिना भी होती है और छंद के साथ भी होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए, छंदोबद्ध मतलब जो छंद से बनी हुई कविता होती है उस छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। आपने कविता में देखा होगा, आप अपनी उसी विचार को एक लंबे वाक्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कविता में किस तरीके से एक छोटी सी पंक्ति में ही वो आपका बड़ा विचार जो है साफ झलकता दिखता है। और कई बार आप देखेंगे कविता की दो पंक्तियों के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिल जाएगा या डॉट डॉट लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये सांकेतिक शब्द भी जो हैं, ये चिन्ह जो हैं वो भी कुछ अर्थ देते हैं कविता में। और इस तरीके की जानकारी, भाषा से संबंधित बारीकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है कविता को बनाने के लिए। मोटे तौर पर यह बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए बहुत ज़रूरी है। पर 100 बात की एक बात कि सारी तैयारी हो, कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला ना हो तो काव्य लेखन संभव भी नहीं है। यानी आप में गहन विचारशीलता की क्षमता ना हो तो भी आपके पास अगर भाषा की जानकारी है, आपके पास विषय है, तो भी कविता लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी प्रकृति से मिली हुई होती है ये प्रतिभा, और हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। आप देखेंगे कि कोई कविता किसी व्यक्ति को आकर्षित क्यों करती है, कोई किसी व्यक्ति को कोई कविता क्यों पसंद आती है, कि उसे जब ये लगने लगता है कि कभी कभी मैंने भी ये चीज़ सोची है, तो उसे अपने भाव और विचार उससे जुड़े हुए लगने लगते हैं। तो कवि जो है ऐसे ही विचारों को कविता में पेश करता है जो हर कोई नहीं सोच सकता। ऐसे उदाहरणों के माध्यम से उन विचारों को प्रस्तुत करता है जिन उदाहरणों को उसने कभी सोचा भी नहीं। और वो उदाहरण ऐसे होते हैं, आम जीवन से संबंधित होते हैं, जो जिन उदाहरणों से आम जीवन में हर दिन व्यक्ति गुजरता है। और उन्हीं विचारों को जब कवि कविता का रूप देकर उन्हें समझाता है, उस विचार को प्रकट करता है, तो वही कविता जो है वो पाठकों को अपनी ओर खींचने लगती है। तो कुछ ऐसा सोचना, नया करना जो हर एक व्यक्ति उस चीज़ से गुजर रहा हो लेकिन और कोई ना सोच पाए उसे सिवाय आपके। हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है प्रतिभा। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। जहाँ तक कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उसका गठन और भाव के अनुसार लयात्मक अनुशासन वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी हैं। भाषा सीखने में तो मददगार हैं ही। कविता की ये कुछ विशेषताएं हैं जो कविता रचना भले ना सिखाए, लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मजा दे सकता है और कविता को सराहने का सुख भी।
साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकता है। कहने का अर्थ है कि कविता को रचने से संबंधित सभी ज्ञान कौशल आपके पास हों, फिर भी आपको अभ्यास की ही जरूरत पड़ती है। अभ्यास के माध्यम से ही ऐसी प्रतिभा को निखारा जा सकता है। भले आप में कितना ही भाषा का ज्ञान हो, आपके पास अपार शब्द भंडार हो और विषय हो, आप किसी भी विषय को बेहतरीन तरीके से और नए तरीके से पेश करने में सक्षम हो, लेकिन आपके पास अभ्यास नहीं है कविता रचने का, तो आप कविता को रच नहीं पाएंगे। तो सारे ज्ञान के बाद भी एक अभ्यास का निरंतर होना बहुत ज़रूरी है कविता को रचने के लिए। तो आशा करती हूँ इस पाठ में कविता रचने से संबंधित जो जानकारी हमने ली है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और कविता आखिर होती क्या है ये भी समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित किसी भी समस्या या प्रश्न को आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।